नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हॉन्टेड हेवंस में। दोस्तों, कोलकाता के एक घर में एक परिवार अपनी बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी काट रहा था। इस परिवार में दीपक नाम का एक व्यक्ति रहता था। इसके माता पिता, बहन और भांजा भी इनके साथ ही रहता था। कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ये लोग एक दिन अपने घर में गैदरिंग रखते हैं, फंक्शन रखते हैं, जिसके चलते ये लोग अपने रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को, मोहल्ले पड़ोस वालों को भी बुलाते हैं। पूरा फंक्शन दोस्तों बहुत अच्छे से निमट जाता है। आज के लगभग 1:30-2 बज जाते हैं सबको अपने अपने घर लौटने में। सब लोग अपने अपने घर लौटते हैं। ये लोग भी अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं और फिर सोने जाते हैं। लेकिन ना जाने क्यों आज की जो पूरी रात थी, दीपक को नींद ही नहीं आ रही थी। जब भी आंखें बंद करता उसको ऐसा आभास होता कि मेरे सर के पास आकर कोई खड़ा हुआ है। दीपक अपने अलग कमरे में सोता था। बहन का और भांजे का इनके एक अलग कमरा था और मम्मी पापा का अपना अलग कमरा था। दीपक जिस दिन गैदरिंग हुई थी, रात भर सो नहीं पाया। आँख खोलता है, आँख बंद करता है तो लगता है कोई खड़ा हुआ है सर के पास। कि जो नींद थी ना वो बहुत जल्दी खुल गई। मतलब बहुत जल्दी का मतलब है कि पूरी रात तो सोया नहीं, तो सुबह के टाइम थोड़ी बहुत आँख लगी होगी, तो आधे घंटे की नींद लगी और आँख खुल गई। परेशान सा घूमता रहा। उसने अपने मम्मी पापा को भी ये सारी बात बताई। मम्मी पापा कहते हैं कि बहुत सारे लोग आए हुए थे घर पे, अच्छे से नींद नहीं आई होगी, हम लोगों को भी नहीं आई, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वो भी नींद अधूरी रह गई है, वो आज रात को आराम से सो के पूरी कर ली। लेकिन दोस्तों, ये लोग नहीं जानते थे कि आज की रात तो और भी कोई बहुत भयानक, कुछ भूत या कुछ बहुत ही नेगेटिव एनर्जी इनका इंतज़ार कर रही थी। भूतिया कैसे, सब कुछ बताता हूँ। ये दिन तो कट जाता है, अब रात आती है। सभी लोग सोने जा ही रहे थे खाना वाना खा करके, लेकिन तभी सबके पूरे परिवार वालों के मोबाइल में एक अजीबोगरीब मैसेज आता है एक साथ। सभी लोग अपना अपना मोबाइल चेक करते हैं। अरे भाई, इतनी रात को किसका मैसेज है। बात यह है कि एक अननोन नंबर से टेक्स्ट मैसेज आया हुआ है। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे ही पड़ोस में रहता हूँ, तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करके रख दूंगा। ये मैसेज देखकर इनको बड़ी हैरानी होती है, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगता है कि हो सकता है किसी का मजाक हो, कोई मजाक कर रहा होगा, मस्ती में किया होगा। नंबर तो है ही हमारा सबके पास, हो सकता है ऐसे ही किसी ने मैसेज कर दिया है। ऐसे करके इन लोगों ने अनदेखा कर दिया था। लेकिन इसमें जो एक चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि इन सबके मोबाइलों में जो मैसेज आए थे ना, वो पूरा नंबर सेम था, लेकिन सबके मैसेजों में लास्ट की डिजिट अलग थी। मतलब जैसे दीपक के मोबाइल में जो मैसेज आया उसमें पूरा शुरू से नंबर सेम है, लास्ट का अंक 8 है। ऐसे इसके पापा के मोबाइल में जिस नंबर से मैसेज आया उसमें 6 है, मम्मी के में आया किसी में 5 है। तो ऐसे ही अलग अलग करके सबके नंबर लास्ट के अलग थे। फिर भी इन लोगों ने अनदेखा किया और इनको लगा कि शायद किसी का मजाक है। इन लोगों ने मैसेज को डिलीट किया और सोने के लिए चले गए। लेकिन रात को सोने के बाद दीपक जब सुबह उठा है तो इसके कमरे की हालत कुछ ऐसी थी मानो इसको ऐसा लगा कि इसके कमरे में इंटेंशनली कोई घुसा है। सारी कमरे की चीज़ें तितर बितर कर दी हैं। सब पूरा कमरा इधर उधर पड़ा हुआ था, इसके कमरे की सारी चीज़ें। इसके कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इसके कमरे में कोई आया हो और कुछ चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। तो कमरे से बाहर निकलता है और अब मम्मी पापा, बहन, भांजे सबसे बोलता है कि मेरे कमरे में कौन आया था। लेकिन ये सब लोग बोल देते कि नहीं, आपके कमरे में तो कोई भी नहीं आया। दीपक बड़ा शॉक्ड था, लेकिन दीपक को लगा कहीं ऐसा तो नहीं यार, मैं पिछली रात में सोया नहीं था और आज की रात नींद में ही मैंने अपने कमरे की हालत ऐसी कर दी हो। ये चीज़ घर के सभी लोग देखते हैं और सभी हैरान हो जाते हैं कि यार दीपक तो अपने कमरे को बढ़िया एकदम जमा जमाया करके रखता है, ये कमरा इतना तहस नहस कैसे हो गया, किसने कर दिया। तो खैर घर के सभी लोग उस कमरे को वापस से जमाने में अपने 2-3 घंटे ख़राब करते हैं और जो डेली का इन लोगों का दिनचर्या था उस दिनचर्या के हिसाब से अपना आज का दिन भी कंप्लीट करते हैं। फिर से रात का वक्त आता है और रात के वक्त सभी लोग अपने अपने कमरे में फिर से सोने के लिए चले गए थे। आज सोने से पहले कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। चलो अच्छा है, भगवान का शुक्र है। रात को सोने के बाद दीपक की लगभग 2 बजे आँख खुलती है। उसे वॉशरूम जाना था, नाइट बल्ब जला हुआ था।
तो उठता है और अपने वॉशरूम में जाता है, और जैसे ही वॉशरूम में जा कर के देखता है तो इसकी आंखें फटी रह जाती हैं, इसकी डर के मारे हड्डियां तक कांप जाती हैं कि इसके बाथरूम में जो मिरर था उसके ऊपर मानो लाल रंग से लिखा हुआ था, मानो खून से लिखा हुआ था। ये सब देखकर ये हड़बड़ाता हुआ चिल्लाता है, बाहर जाता है, मम्मी पापा बहन सबको उठा देता है। अब लोग देखते हैं और शॉक्ड थे कि ये किसने किया आखिर। पापा कहते हैं इसके हाँ चलो चलो ठीक है यार, अब इसको साफ उफ करना है तो करो, नहीं तो सुबह देख लेंगे। अनदेखा कर देते हैं इसके पापा ने इस चीज़ को बिल्कुल अनदेखा कर दिया, मानो उनको देख के ऐसा लग रहा था कि इसके पापा कुछ तो जानते हैं लेकिन अपने परिवार को नहीं बताना चाह रहे। ये सब देखकर भी दीपक तो पूरी तरीके से घबरा गया था, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका था, और मोबाइल वाली बात को भी लें तो 4 चीज़ें ये एक्सपीरियंस कर चुका था। एक तो इसके सर के पास जिस दिन पार्टी हुई थी, इसको बार बार महसूस हो रहा था कि कोई आ रहा है। उसके बाद मोबाइल वाला इसके साथ दूसरा कांड हो गया। तीसरी बात थी इसके कमरे का पूरा सामान तितर बितर था, और फाइनली चौथा कांड ये इसके बाथरूम वाला, कि इसके शीशे के मिरर के ऊपर खून से किसी ने लिखा हुआ था। दीपक ये सब देख करके शॉक्ड कि पापा ने ऐसा अनदेखा क्यों करा इसे। आज की भी पूरी रात ये नहीं सो पाया। अगले दिन दीपक सुबह उठता, अपने पापा के पास जाता और बोलता, पापा आपने रात को ऐसा क्यों करा, ये बात नॉर्मल तो नहीं लगती। ये जो हरकत है ये आपने तो नहीं करी होगी, जाहिर सी बात है मम्मी ने भी नहीं की होगी और बहन ने भी नहीं करी होगी। पापा कहते हैं बिल्कुल सही कहा तूने, ये हम में से किसी ने भी नहीं किया है, बल्कि तेरे भांजे ने करा है यार। कहते हैं कि वो बच्चा है, बहुत सारी भूत ऊत की मूवीज़ देखता रहता है, मस्ती मजाक आई होगी मन में करने की, तो हो सकता है वैसे ही लिख दिया होगा इसने। दीपक बोलता, पापा आपने देखा है क्या भांजे को ऐसा कुछ करते हुए? बोलते हैं नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि उसी ने किया होगा। दीपक फौरन अपने भांजे के पास जाता है और उसको पूछने की कोशिश करता है कि सही सही बता, तूने ऐसा किया है क्या? भांजा बोलता है कि मामा नहीं, मैंने नहीं किया है, और इतना बोल करके वो रोने लगता है। तो बच्चे का इस तरीके से रोना देख करके दीपक समझ जाता है कि ये इसने नहीं किया है, और जैसे तैसे करके अपने भांजे को शांत कराता है। सोचता है कि इस मामले से अब कैसे निपटा जाए, ये है क्या चीज़, आखिर इस घर में चल क्या रहा है। जब तक घर में कोई गैदरिंग नहीं रखी गई थी, जब तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब से गैदरिंग रखी गई है समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया, किसी की नज़र लग गई है, सब कुछ अलट पलट हो रहा है, चीज़ें सामान्य नहीं हैं। हो ना हो ऐसा लग रहा है कि जैसे घर के अंदर कोई अनदेखी शक्ति प्रवेश कर गई हो, कोई है घर के अंदर ऐसी एंटिटी जिसको हम महसूस तो कर पा रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। ना जाने क्यों दीपक को अब बहुत भारीपन सा भी महसूस होने लगा था। आज रात को 10 बजे के आसपास छम से करके कुछ आवाज़ आती है और इनके घर की पूरी लाइट्स ऑफ हो जाती है। ये लोग खिड़की में से बाहर झांक के देखते हैं तो सबके घरों में लाइट थी, लेकिन इनके घर की लाइट कैसे चली गई थी अजीब सी आवाज़ के साथ, इन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो तभी दीपक को समझ में आता है कि हो ना हो मीटर शायद गिर गया है। मीटर गिरने का मतलब शायद मीटर के पास जो ड्रिप होती है ना, वो गिर गई है। लोग जाते हैं मीटर की तरफ, देखते हैं तो मीटर की तारें जो थी उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इंटेंशनली काटा है, कैंची से काट रखा है बीच से। आप लोग खुद ही सोचो कि मीटर के वायर जो है इतनी आसानी से काट पाना कैंची से आसान है क्या? आप लोग समझ सकते हैं कि ये सिर्फ वही कर सकता है जो इसमें परफेक्ट हो, मतलब एक इलेक्ट्रिशियन ही कर सकता है जिसे पूरी तरीके से मालूम हो कि कौन सा तार काटने से करंट नहीं लगेगा। ये देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर कोई आया था जिसने काटा है, लेकिन जो मीटर की यूनिट है, जो मीटर है, जो उसकी वायरिंग है, सब चीज़ें इनके घर के अंदर ही हैं, बाहर कुछ नहीं है गेट के। घर के अंदर तो कोई आया नहीं, यही लोग थे। जाहिर सी बात है भांजा जो था वो बच्चा था, तो वो ये वाली कारस्तानी तो नहीं कर सकता था। दीपक के पापा को लगता है मैं जो सोच रहा था वो गड़बड़ है क्या,
क्योंकि भांजा तो ये वाली हरकत नहीं कर सकता। दीपक के पापा ये सोच रहे हैं बैठ के कि मेरी पत्नी भी यहीं है, मेरा नाती भी यहीं था, मेरी बेटी भी यहीं थी और दीपक भी यहीं, सब हॉल में थे, तो ये मीटर वाला कांड आखिर कोई कैसे कर सकता है। ये लोग इतना सब कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक से बम करके आवाज़ आई बहुत तेज, और ये लोग उस बम की आवाज़ के पीछे कमरे की तरफ गए। और उस कमरे में जाकर ये लोग क्या पाते हैं कि जो इनका वो कमरा था उसमें इनकी तिजोरी थी, उसमें पैसे थे, सोना चांदी, ज़रूरी पेपर्स, कीमती चीज़ जो थी, और वो कमरा क्या हो रहा है, पूरी तरह आग से भभक रहा है, अंगारे बन चुके हैं, जलने लगा है सब कुछ। अब जिस कमरे में इनकी सारी कीमती इम्पोर्टेंट चीज़ें रखी हुई थी, ये लोग जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकले हैं कमरे से। जो भी इनके घर के आसपास आग बुझाने के लिए कोई व्यवस्था रही होगी, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए होंगे, जैसे तैसे करके उसको बुझाए हैं। लेकिन जब तक ये आग बुझी है, ये अंगारे बुझे हैं, जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, आप लोग समझ सकते हैं। एक चीज़ में लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी, इनका जो वो कमरा था जिसमें सारी ज़रूरी चीज़ें रखी हुई थी, उसका जो दरवाज़ा था वो काफ़ी अच्छा, हैवी, मोटा, इम्पोर्टेड लकड़ी से बना हुआ था। लोगों ने उस दरवाजे को बंद कर दिया था जैसे तैसे करके, जिस वजह से वो अंगारे कमरे के बाहर तक नहीं पहुंच पाए थे। इसीलिए बाहर कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन कमरे के अंदर जो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें रखी हुई थी वो सब राख हो चुकी थी। ये सब कुछ देखकर इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन तभी फिर से दीपक के मोबाइल में मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, कैसा लगा मेरा खेल। ये देख करके दीपक को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत अपने पापा को दिखाया और बोला कि पापा ये देखो, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि ये किसी की मस्ती मजाक है तो ये मैसेज देख लो। वो बोलता है कि सामने वाले को, बाहर वाले को, किसी को कैसे पता कि हमारे घर में कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, ये कोई खेल वाली बात नहीं। तो इसके पापा कहते हैं, हाँ बेटा सही बोल रहा है तू। तो पापा कहते हैं, हमको इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, पुलिस वालों को फ़ोन करना चाहिए। इसको फ़ोन किया जाता है, पुलिस वाले आते हैं, सारे मैसेजेस देखते हैं, घर की हालत देखते हैं, सारी बातें पुलिस वालों को बताई जाती हैं। और पुलिस वाले 2-3 दिन तक तहकीकात करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन उनके हाथ कोई भी सुराग, कोई सबूत, एविडेंस नहीं आता है। पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। दीपक के घर वाले कई बार फॉलो अप किए, लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं था। पुलिस वालों के पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। जिस नंबर से मैसेज आए हुए थे उन नंबरों को भी ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ट्रैक भी नहीं हो पा रहे हैं और आउट ऑफ सर्विस बता रहे हैं। जो पुलिस वालों ने 2-3 दिन तक तहकीकात करी थी, अब इन 2-3 दिनों में इनके घर में कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं थी पूरी तरह। हालात दिन पे दिन और भी बिगड़ते जा रहे थे। ये लोग कोई चीज़ कहीं रखते थे तो पता चल रहा है कुछ घंटों बाद वो चीज़ वहाँ से उठ के कहीं और रखी हुई मिल रही है, कुछ चीज़ें गायब हो जा रही हैं, पूरे घर में किसी के होने का आभास हो रहा है। सभी घर वालों को ऐसा महसूस होता था कि कोई ना कोई इन्हें कहीं ना कहीं से इन्हीं के घर में छुप छुप के देख रहा है। बेड पे सो रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि बेड के नीचे कोई है, क्योंकि पता नहीं हमारे उतरते ही कहीं हमारा पैर ना खींच ले, हमारे सोने के बाद हमारी चादर खींच लेगा। 2-3 दिन में सभी लोगों की ये हालत हो गई थी कि सबको यकीन हो गया था कि ये घर में जो भी कांड हो रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है, किसी का मस्ती मजाक नहीं है, बल्कि कोई तो ऐसी शक्ति, कोई तो ऐसी नेगेटिविटी, कुछ तो ऐसा है जिसका प्रभाव, जिसका असर पूरे घर में हो चुका है। कोई तो शक्ति बहुत ही डरावनी, खतरनाक, कोई तो पैरानॉर्मल चीज़ से जुड़ी हुई है ये सारी चीज़ें। फाइनली दोस्तों, पुलिस वालों को भी जब कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब भी कंफ्यूज थे, परेशान थे, अपने घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी से बुरी तरीके से जूझ रहे थे। इनके एक दूर के रिश्तेदार आते हैं जो कि मैच्योर थे, उम्र में ज़्यादा थे।
मतलब दीपक के जो पिताजी थे उनके चाचा जी की उम्र के आसपास के आते हैं, तो उनको पूरी बात बताई जाती है। वो तो बस ऐसे विजिट करने आए थे, मतलब रिश्तेदारों में जैसे पता लग जाता है कि कोई कोइंसिडेंस हो गया है, तो नॉर्मल ऐसे ही मिलने के लिए आए थे। वो सिर्फ पूछने आए थे कि भाई तुम लोगों के साथ क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, तुम लोग ठीक तो हो, तुम लोगों को कुछ दिन के लिए बाहर घूमने के लिए ऐसे ही चले जाना चाहिए। होती है ना सहानुभूति बड़ों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा दी जाने वाली, वो चीज़ थी, हिम्मत देने वाली बात। उनको सारी बात बताई जाती है, तो वो क्या कहते हैं कि मैंने जो सुना तुम लोगों के मुंह से, जो इस घर में फील किया, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ इस घर में, जब से मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ, तो कुछ भी तुम लोगों ने बताया तुम्हारे साथ जो घट रहा है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है ये सब चीज़ें कोई पुलिस वाला, कोई डॉक्टर, कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे इन्वेस्टिगेशन करने वाला आदमी नहीं सॉल्व कर सकता है। और तुम इन सब चीज़ों के बारे में समझना चाहते हो, इनसे बाहर निकलना चाहते हो, तो मैं तुम्हें किसी का नंबर देता हूँ, वो तुम्हें तारापीठ में मिलेंगे। वो तुम्हारी सारी परेशानियों को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। लोग तुरंत तारापीठ माता के मंदिर जाते हैं। वहाँ पर जिनके पास ये गए थे वो बाबा थे एक प्रॉपर, तो दीपक और दीपक के पापा सारी बात उन्हें बताते हैं। बाबा जी इन्हें बोलते हैं कि मैं डायरेक्टली तुम्हारे घर पर नहीं आऊँगा। कहते हैं कि आपके घर में क्या चल रहा है पहले आपको खुद से पता करना पड़ेगा। दीपक कहता है बाबा जी हम तो पिछले 10-15 दिनों से यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा अब दिमाग काम करना बंद कर चुका है। कुछ जानते हुए भी आप फिर भी कह रहे हो कि तुम खुद से पता करो, हम आखिर कैसे पता कर सकते हैं बाबा? बाबा कहते हैं बिल्कुल पता चलेगा। तो बाबा अपने बैग से एक नींबू निकालते हैं, उसमें कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फूंकते हैं, और फाइनली वो नींबू इनके हाथ में पकड़ाते हैं और इनको एक मंत्र बताते हैं और कहते हैं कि इस मंत्र को अपने परिवार के हर एक सदस्य को बता देना आज रात 12 बजे के आसपास, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 12 बजे के आसपास, 2 दिन बाद, मतलब 12 बजे के आसपास अपने पूरे घर में नमक के पानी से पोछा लगाना, इस नींबू को पकड़ना और घर के बाहर दहलीज पर आना। सब लोग एक साथ नींबू को पकड़ के ये मंत्र जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसको पढ़ना, नींबू में फूंक मारना, एक कागज लेना और उसमें लाल रंग की स्याही से लिखना तुम कौन हो, क्या चाहते हो, और इतना करके उस नींबू को उस पेपर में लपेट के घर के बाहर दहलीज पे किसी कोने में रख देना और उसे रात भर ऐसे ही रखे रहने देना, और चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में घर से बाहर मत निकलना। और वो शैतान वहाँ ज़रूर आएगा, अगर होगा तो आएगा और नहीं होगा तो भाई नहीं आएगा। नहीं होगा तो अगले दिन तुम्हें उस कागज़ में कुछ भी लिखा नहीं मिलेगा। और ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। अब ये जो रिचुअल करने वाले हैं इसके बारे में किसी को नहीं पता है, सिर्फ इनके घर वालों को, इस परिवार वालों को पता है और उन बाबा जी को पता है। तो घर आते हैं रात को 12 बजे, सेम तरीके से सेम रिचुअल करते हैं जो बाबा जी ने तारापीठ में बताया था, लोगों ने करा और घर के अंदर सोने के लिए चले गए। भाई सोना तो नाम का, रात भर घर का कोई भी सदस्य चैन की नींद सो नहीं पाया। अगले दिन उठे सुबह के 5 बजे के आसपास, हल्का सा उजाला हो चुका था, हल्का सा जो एक सुबह की किरण होती है, हल्का सा उजाला बहुत। उठे हैं, घर के बाहर गए हैं, तुरंत जाके उस नींबू और पेपर को उठा के देखा है और देखते हैं तो क्या पाते हैं, उसमें लाल रंग से ही लिखा हुआ था, बहुत ही अजीब सी विचित्र सी हैंड राइटिंग में, लेकिन ये लोग समझ गए। और उसमें लिखा था कि जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद नहीं कर दूंगा मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। अब घर के जितने भी सदस्य थे ना, उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर गया था, हाथ पैर पूरी तरीके से ठंडे पड़ चुके थे।
कि पहली बार ये कांड किसी के साथ हो रहा है। भूत खुद कम्युनिकेट कर रहा है किसी के साथ सामने से। हाँ, अब तो ये साबित भी हो चुका है कि ये कोई भूत है, कोई नेगेटिव एनर्जी है। क्योंकि घर में किसी सबको पता है और घर में से कोई भी बाहर नहीं गया है, और बाबा जी को पता है क्योंकि ना किसी ने फ़ोन पे किसी से बात करी है कि कोई अपने दोस्त यार को बता दे कि ऐसे ऐसे हमने रखा है, और कोई मजाक में आके बाहर से ऐसे ऐसे उसमें लिख करके चला जाए पेपर पे। इसीलिए ये बात को किसी ने कहीं भी लीक नहीं किया था, ये बात सब जानते थे आपस में। फिर भी ऐसा सब कुछ कागज़ में लिखा हुआ आया तो इसका मतलब ज़रूर कोई शैतानी शक्ति है, वो कि डायरेक्ट सामने से इनके साथ कम्युनिकेट कर रही है, और इंटेंशनली जो भी इस घर में हो रहा है वो कर रही है। इतना होने के बाद बस तो फिर ये लोग फटाफट बाबा जी के पास तारापीठ पहुंचते हैं। बाबा जी को सारी बात बताते हैं, ये कागज़ भी दिखाते हैं, और बाबा जी ये कागज़ को देखते सार ही समझ जाते हैं। पेपर को जोर से सूंघते हैं और सूंघते साथ ही दावे के साथ कह देते हैं, इस कागज़ को किसी भूत ने, किसी चुड़ैल ने, पिशाच ने या डायन ने, किसी भूत ने टच करा है। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगा, चलो। बाबा जी इनके घर पे आते हैं और घर के अंदर प्रवेश करने से पहले ही देखकर बता देते हैं कि इस घर में कोई शैतानी ऊर्जा है, और इसको ख़त्म करने के लिए हमें शुद्धिकरण करना पड़ेगा पूरे घर का, माता काली की उनके नाम की कृपा से। बाबा जी घर की दहलीज पर ही बैठते हैं और हवन कुंड जलाते हैं, और मंत्रों के उच्चारण के साथ लगभग 6 से 7 घंटे की ये रिचुअल चलती है। और फिर कोयले में गूगल डालते हुए और उसको पूरे घर में घुमाते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और पूरे विश्वास के साथ दावा करके कह देते कि अब इस घर में पूरी तरह से सब कुछ ठीक हो चुका है। और फिर जब बाबा जाने लगते हैं तो दीपक के मन में ये सवाल उठता है, वो बाबा से पूछता है, बाबा ये कैसे सब कुछ हो रहा था? लगता है कि अब तक तो सब कुछ ठीक था, फिर ये अचानक से कैसे हो गया था शुरू? बाबा ज़्यादा कुछ तो नहीं कहते हैं, कहते हैं सिर्फ एक सेंटेंस में जवाब दूंगा, सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। आज के बाद से अपने किसी भी रिश्तेदार को अपने घर पे रात को एक रात भी मत रुकने देना, वरना एक बार फिर से बर्बादी तुम्हारा इंतज़ार करने लगेगी। क्योंकि तुम नहीं जानते कि किसने किस मकसद से तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर कितना भयानक काला जादू किया था। वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा ही कोई अपना रिश्तेदार था। बाबा की ये सारी बातें सुन के ना ये सारे घर वाले ठंडे पड़ जाते हैं, एक दूसरे से क्या बात करें, कैसा रिएक्ट करें कि यार कोई रिश्तेदार भी ऐसा कर सकता है। यार घर के अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ तो थोड़ा झगड़ा भी था, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कभी करने की सोचा भी नहीं, और ये अपने रिश्तेदार ऐसा कर रहे हैं। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये सब कुछ किसने किया इस बात का जवाब तो इन्हें आज तक नहीं मिला। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने सही समय पे सही कदम उठा लिया, वरना पता नहीं क्या कुछ गलत बीत जाता इस परिवार के साथ। तो इस कहानी की जो पूरी बातें हैं मुझे किसी और ने नहीं बल्कि दीपक ने ही लिख करके भेजी है।